ज्योग्राफी क्लास 10 के चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, रिसोर्स हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट रिसोर्स वी कांट सर्वाइव ऑन दी अर्थ। बिना रिसोर्स के हम लोग जी ही नहीं सकते हैं, हम लोग रह ही नहीं सकते हैं अर्थ पे। रिसोर्स जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, वो ना ही किसी ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। वो सिर्फ हम लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए होता है, ना ही कि हमारी ग्रीड्स को पूरा करने के लिए होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इंडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करते हैं, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जो भी लोग इंडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करते हैं रिसोर्सेज को, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये मैं पढ़ाती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है: ग्रीड, हैव्स एंड हैव नॉट्स एंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। व्हाट इज ग्रीड? ग्रीड का मतलब क्या? लालच। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अब रिसोर्सेज को यूज करते हैं अपनी नीड्स से ज्यादा। लालच के चलते वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं। उसके कारण क्या होता है, रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो जाती है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। और जब हम लोग इतने ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लेंगे तो आगे की फ्यूचर जनरेशन क्या यूज़ करेगी? तो इसीलिए हमें हमेशा सिर्फ अपनी नीड्स के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि हमारी ग्रीड के लिए। दूसरा है हैव्स एंड हैव नॉट्स। यहाँ पे हैव्स का मेरा मतलब है रिच पीपल और हैव नॉट्स का मतलब यहाँ पे मेरा है पुअर पीपल। यहाँ पे रिच और पुअर का क्या मतलब हुआ? रिसोर्सेज जो है वो क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो इकट्ठा कर लिए उसके पास तो बहुत सारा रिसोर्सेज आ गया, बट जिनके पास नहीं है वो तो रिसोर्सेज को यूज कर ही नहीं पा रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में कर रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, हमारी सोसाइटी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, रिच में और पुअर में। वही यहाँ पे लिखा हुआ है हैव्स एंड हैव नॉट्स में हमारी सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। रिसोर्सेज को इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करने के वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाता है, यानी कि हमारी इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाती है, वो संभाल नहीं पाती है। इसमें क्या क्या आ जाएगा आप लोगों का? तो इसमें आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं खराब। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होती है। किस वजह से ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ, और ये क्यों होगा? जब हम इनडिस्क्रिमिनेटली किसी रिसोर्स को यूज करेंगे तब क्या होगा, हमारा रिसोर्स खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो हम लोगों को रिसोर्स कैसे यूज करना चाहिए, एक प्लान बना के यूज करना चाहिए, ताकि वो हमारी नीड्स को कंप्लीट करे। ऐसा ना हो कि हम लोग इतना बचा दें कि हम लोग भी उसे यूज ना करें। हम लोग अपने लिए यूज करेंगे, बट सिर्फ अपनी नीड्स के लिए, ना ही ग्रीड के लिए। तो हमें रिसोर्स इस टाइप से यूज करना चाहिए कि वो हमारी नीड्स को भी कंप्लीट करे और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो भी अच्छे से रिसोर्सेज को यूज कर सकें। इसके लिए कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, उसे कैसे यूज करना चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट उस तरीके से होना चाहिए कि वो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी पूरा करे, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगर हम लोग यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, ठीक है,
तो वाटर हम लोग जितनी स्पीड से वाटर को खत्म कर रहे हैं, जितनी स्पीड से हम लोग वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, वो एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे खत्म होने का मतलब क्या, यहाँ पे खत्म होने का मतलब कि जो वाटर हम लोग यूज करते हैं वो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन के कारण क्या होगा, वाटर हम लोगों का पोल्यूटेड हो जाएगा और फिर तो उससे कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। अगर आज भी हमारा पूरा वाटर पोल्यूटेड हो गया उसे तो हम भी नहीं यूज कर पाएंगे। इसलिए कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे ही सारे रिसोर्सेज के साथ है। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं उससे ऐसे यूज करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े किसी भी टाइप के रिसोर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own need is termed as sustainable development। क्लियर हुआ? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कौन किया, कहाँ से आया ये टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कोई तो बताया होगा, हर चीज कोई बताता ही है, ये भी कोई बताया ही होगा। ये कहाँ से हुआ? This is according to Brundtland report 1987 Our Common Future। 1987 में क्या हुआ था, एक पेपर Our Common Future में अकॉर्डिंग टू ब्रूंटलैंड रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? किसी भी चीज को करने के लिए कुछ डिस्कशन होते हैं, कोई भी चीज हम लोग करते हैं उसके लिए हमेशा डिस्कशन होते हैं, और जब कोई चीज पूरी वर्ल्ड में लागू करना होता है उसके लिए तो एक मेजर डिस्कशन की जरूरत होती है। तो उसे डिस्कशन को करने के लिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो दे जेनेरियो में हुआ था। रियो दे जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है। ये एक अर्थ समिट था और ये फर्स्ट अर्थ समिट था। ये हम लोगों का फर्स्ट अर्थ समिट था जो ब्राजील में रियो दे जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? जून 1992 में किया गया था। इसके अंदर यानी कि इस डिस्कशन के अंदर क्या हुआ, 170 स्टेट्स और thousands NGOs एंड MNCs ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे स्टेट्स का मतलब क्या? अब आप लोग यहाँ पे स्टेट्स का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स है ना, वो वहाँ की मैं बात कर रही हूँ या फिर किसी भी कंट्री के अंदर जो भी स्टेट्स है उसकी बात कर रही हूँ। जब ऐसा कुछ सबमिट होता है या फिर ऐसा कुछ डिस्कशन होता है, यूएन जब ऐसा कुछ भी डिस्कशन करवाता है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो वहाँ पे स्टेट का मतलब क्या हो जाता है? कंट्री। यानी कि 170 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और 1000 NGOs और MNCs ने पार्टिसिपेट किया था। किसमें? रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट में, जो कि जून 1992 में हुआ था। ये जो भी डिस्कशन चला वो किस लिए चला? ये हुआ कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों का होना चाहिए। इट मीन्स कि हम लोगों को ऐसे रिसोर्स को यूज करना चाहिए, उसका डेवलपमेंट इस प्रकार करना चाहिए कि हमारा सोशल जो भी प्रॉब्लम्स है वो ना हो, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोगों को ना हो, यानी कि हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। और दूसरा क्या था? प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स हो रहे थे जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, जो भी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जो मैंने पढ़ाया वो सारे जो हो रहे थे उसे भी अच्छे से रखना है, मतलब वो सारी चीज नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के आधार पर जो भी उस असेंबली में असेंबल्ड लीडर्स थे उन लोगों ने 2 एग्रीमेंट साइन किया। कौन कौन से 2 एग्रीमेंट साइन किए? पहला था
ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, और दूसरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब कि हम लोगों को रिसोर्स को ऐसे यूज करना है कि जो भी ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज होता है वो उसके कारण हमारे इन्वायरमेंट को खतरा ना हो, हमारा कोई भी चीज इम्बैलेंस ना हो जाए। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब कि जितनी भी स्पेसीज, जितनी भी वैरायटी की स्पेसीज है हमारे अर्थ पे, वो सारी भी खत्म ना हो, क्योंकि वो सारी भी हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है। और इस समिट का, इस अर्थ समिट का एक मेजर आउटकम निकल के आया। वो मेजर आउटकम क्या था? एजेंडा 21। तो व्हाट इज एजेंडा 21? अब हम लोग पढ़ेंगे एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21, ठीक है। अब एजेंडा 21 के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज एजेंडा 21? इट इज a non-binding action plan of UN with regard to sustainable development. Clear? And in Agenda 21, 21 is shows 21st century. यहाँ पे 21 का मतलब 21st सेंचुरी से रिलेटेड है। ठीक है। अब एजेंडा 21 साइन किया गया था, बहुत सारे लीडर्स के द्वारा साइन किया गया था। और ये साइन कहाँ किया गया था? रियो दी जेनेरियो, जैसे कि अभी मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था। कहाँ साइन किया गया था? रियो दी जेनेरो, जो कि ब्राजील में है, और 9 जून 1992 में ये साइन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इज सपोर्ट बाय यूएन। एजेंडा 21 यानी कि ये सपोर्ट किया गया था यूएन के द्वारा। ठीक है। ये इसे यूएन ने बोला था कि हाँ ये आप लोग बना सकते हैं, तभी कंट्री ने बनाया था। विदाउट सपोर्ट ऑफ यूएन ये पॉसिबल नहीं था एजेंडा 21 को बनाना। व्हाट इज द एम ऑफ एजेंडा 21? एजेंडा 21 का एम क्या था? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली। अच्छे से पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज लोग कैसे करेंगे, इसके लिए बनाया गया था। तो इसका मेन एम क्या हो गया? अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21? एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव क्या था? एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव था 3 मेन इश्यूज को हटाना। वो इश्यूज क्या क्या थे? एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए, पावर्टी नहीं होना चाहिए, और डिजीजेस नहीं होना चाहिए। इन तीनों चीज को बोला गया कि इन तीनों चीज को आपको रिमूव करना है। इट मींस कि इन तीनों चीज को आपको स्टेबल करना है, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका एक मेजर आउटकम इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। हर लोकल गवर्नमेंट को यानी कि हर स्टेट की गवर्नमेंट को अपना एक लोकल एजेंडा 21 बनाना चाहिए, ताकि हर क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पॉलिसी है वो यूज हो सके। और इसके कारण क्या होगा? हम लोग अगर सारे लोकल गवर्नमेंट कर लेंगे तो हम लोग ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पा लेंगे। यानी कि अगर इसकी ये मेजर ऑब्जेक्टिव